सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। वेल, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। यह कहानी आज से लगभग 10 साल पहले की है। तब मैं अपने दोस्त मनोज के साथ उसके घर, जो कि ओडिशा के बीचों बीच बसे गांव परसोनी में है, वहां गया था। वहां पर हम लोग कॉलेज की छुट्टी में गए थे। उसके गांव जाने के लिए हमने गाड़ी पकड़ी और मनोज रास्ते में अपने गांव के किस्से बताने लगा। और किस्से सुनाते हुए कब शाम हो गई उसे भी पता नहीं चला, ना ही मुझे। फिर जंगलों के जिन रास्तों पर हम जा रहे थे उनकी बात बताते हुए वो बोला, जानते हो रवि, इस सुनसान सड़क पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। मैंने हामी में जवाब दिया, हाँ, शाम का ये अंधेरा और घना जंगल, कोई आएगा भी क्यों? उसने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, ये रास्ता दिन के समय भी ऐसे ही सुनसान रहता है, क्योंकि यहाँ वो रहती है। कौन? मैंने पूछा। तभी अचानक ड्राइवर ने मनोज को डरी और सहमी आवाज़ में कहा, साहब, उसका नाम मत लो। रात का यह पहर इसके लिए बहुत ताकतवर होता है। पहले हमें सुरक्षित पहुँच जाने दीजिए। ड्राइवर की ऐसी हालत देखकर मुझे भी थोड़ा डर सा लगा। उनकी बातें सुनकर मैं उन जंगलों को गौर से देखने लगा कि तभी मुझे कुछ दूर पर एक औरत की परछाई दिखी, जैसे वो किसी के आने का इंतज़ार कर रही हो। उसकी आंखें जंगल में फैले धुंध को चीर कर हमें देख रही थी। मैं डर गया और तभी मैंने मनोज को उस औरत को दिखाने के लिए बोला, मगर तब तक वो औरत वहाँ से गायब हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद हम सही सलामत घर पहुँच गए, मगर मैं उसकी आंखों को भुला नहीं पा रहा था। मनोज ने मुझे समझाया कि मुझ पर उसकी कहानियों का असर हुआ है और वो सब मेरे मन का वहम है। मुझे भी लगा कि हाँ, इट्स पॉसिबल। दरअसल हम गांव मनोज के बड़े भाई सनोज की शादी में गए थे। वहाँ मैंने देखा कि मनोज के सभी रिश्तेदार थे, मगर उसके चाचा और चाची नहीं थे। तभी मैंने मनोज से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसके पिता और चाचा के बीच एक ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ था और तभी से वो नाराज़ हैं। लेकिन शादी वाले दिन सनोज भैया की तबीयत अचानक से बिगड़ी और देखते ही देखते एक बहुत ही भयानक घटना हुई। शाम तक उसके भैया की मृत्यु हो गई, शादी से ठीक पहले। पूरे घर में मातम छा गया और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैं भी अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभा रहा था मनोज को सांत्वना देकर, मगर ऐसी परिस्थिति में भी मनोज के चाचा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ऐसा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके चाचा और उसका काफ़ी क्लोज रिलेशन था, जो कि हमेशा से ही उसके साथ रहते थे और हर चीज़ में उसे सपोर्ट भी करते थे। कम से कम मैंने तो यही देखा था। इस घटना को अभी 4 दिन हुए थे कि मनोज के मंझले भैया भुवन की भी उसी प्रकार मृत्यु हो गई जैसे कि बड़े भाई सनोज की हुई थी। मनोज के पिता पूरी तरीके से टूट गए थे। आखिर 2 जवान बेटे खोए थे उन्होंने, वो भी एक ही हफ्ते में। इस बार मगर उसके चाचा आए थे। मनोज के पापा को थोड़ी राहत थी उनके आने से। फिर कुछ देर के बाद किसी काम से मैं मनोज के कमरे में गया, पर मैंने वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ देखी। वो जंगल की परछाई मनोज के कमरे में थी। बिखरे हुए लंबे बाल, बिल्कुल सफ़ेद रंग की चमड़ी, सड़े हुए पैर और डरावनी सी आँखें। मनोज के कपड़ों को वो इस तरीके से सूंघ रही थी मानो उनमें कुछ खोज रही हो। मैं डरा सहमा सा उसे देख रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश करी पर मैं चिल्ला भी नहीं पाया। मुझसे भागा भी नहीं जा रहा था। मैं बस उस जगह पर स्तब्ध खड़ा हो गया था। तभी अचानक उसने मुझे देखा और देखकर वो मुस्कुराने लगी, और उसकी वो मुस्कुराहट आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर में कपकपी सी जाग जाती है। फिर वो खिड़की से मेरी आंखों के सामने चली गई। मैंने तुरंत जाकर उसके घर वालों को इस बारे में बताया, पर किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। मगर जल्द ही वो मेरी बात मान गए जब उन्होंने जंगल की मिट्टी
मनोज के कमरे में देखी, मगर गांव के लोगों के मन में अभी भी कुछ शंका थी। इसके बारे में मैंने जब मनोज से पूछा तो उसने एक कहानी सुनाई। 25 साल पहले गांव में एक डायन का आतंक था। कहते हैं वो छोटे बच्चों का शिकार करती थी। उसी वक्त पर मेरे पिताजी और चाचा जी ने एक बहुत ही सिद्ध बाबा को गांव में बुलाया था और उस डायन को गांव से जंगल में भगाया था। मगर बाबा ने ये चेतावनी भी दी थी कि वो जंगल में बस तब तक रहेगी जब तक कोई इंसान उसे खुद जंगल से लेकर गांव ना आए। अब सवाल बस ये था कि किसी ने जानबूझकर उसे जंगल से गांव में बुलाया है या कोई और बात है। क्या दोनों भाइयों की मौत के पीछे किसकी साजिश है या महज एक संयोग? मगर एक बात तो है कि मनोज की जान को खतरा था उस डायन से। गांव में अब डायन की खबर आग की तरह फैल गई। सभी गांव वालों को मालूम हो गया कि डायन का काला साया फिर से गांव की खुशियों को निगल जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी मनोज के भाई की मौत से। अब बारी थी मनोज की। जब से उस डायन की मनोज के कमरे में मौजूदगी के बारे में उसके पिता को पता चला है, तब से उनका बुरा हाल है। मनोज के चाचा उन्हें साहस और सूझबूझ से काम लेने को कह रहे हैं। इसी बीच मनोज की चाची भी पूरे घर और रिश्तेदारों को संभाल रही हैं। मनोज की चाची की बात करें तो वो स्वभाव की काफ़ी अच्छी लगती थी मुझे, और हमेशा वो सबसे प्यार से बात करती थी। वो मेरी तरफ ही आ रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा चाय पियोगे? मैं थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि वो दिखने में हम उम्र ही थी। उनके मुंह से बेटा सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मनोज से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके चाचा की दूसरी शादी हुई थी उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद। मैंने मनोज को घर से बाहर ना जाने की हिदायत दी और खुद निकल आया उस डायन का रहस्य जानने के लिए। गांव पहले से ही डरा और सहमा हुआ था और ऊपर से मेरे सवाल उन्हें भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे मेरे सवालों का जवाब दे सके। शाम भी हो गई थी और अब मैं घर की तरफ वापस जा रहा था कि तभी रास्ते में मुझे एक बुढ़िया मिली। वो शायद अपने घर जाने का रास्ता भूल गई थी, तो उसने मुझे आवाज़ लगाई कि मैं उसे उसके घर पहुंचा दूं। मैं बुढ़िया को उसके घर पहुंचाने के लिए चल पड़ा। मैंने सोचा इनकी तो उम्र हो गई है, शायद इन्हें कुछ मालूम हो। फिर मैंने उनसे पूछा, अम्मा उस डायन के बारे में कुछ जानती हो क्या? अम्मा कुछ न बोली। रास्ते भर मैं उनसे यही पूछता आया, पर वो मेरी बातों को नज़रअंदाज करती रही। मुझे लगा कि शायद ये भी कुछ ना बताएं। मैं उनको उनके घर छोड़कर जैसे ही जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तनिक भीतर तो आओ। उन्होंने कहा कि डायन के बारे में खुलेआम बात नहीं करनी चाहिए, वो इन हवाओं के ज़रिए सब सुनती है। अब बताओ क्या पूछना है? अम्मा उस डायन के बारे में मुझे सब कुछ जानना है, पर शुरुआत से। आखिर ये शुरू कब और क्यों हुआ? यहाँ मैं गांव के दूसरे हिस्से में उस डायन की कहानी सुन रहा था। वहीं मनोज के घर सब चिंतित थे कि मनोज को उस काले साए से कैसे बचाया जाए। तब मनोज के पिताजी और चाचा जी ने ड्राइवर के साथ उन्हीं अघोरी बाबा के पास जाने का फैसला किया। मगर मनोज के पिताजी ने अपना फैसला बदला और चाचा जी को ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अब मनोज की सुरक्षा मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। मनोज के चाचा जी ने भी इनकी बात पर भरोसा दिलाया कि अब मनोज की चिंता वो उन पर छोड़ दे और जल्दी से उन बाबा को लेकर गांव आ जाएं। भरोसा पाते ही मनोज के पिता ड्राइवर के साथ बाबा को लेने के लिए निकल गए। इधर उस बुढ़िया ने मेरी बातों का जवाब दिया, क्या ही कर सकते हैं गांव वाले, ये मुर्दे हैं सब। पहले भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था और अब भी नहीं बोलेंगे। मैंने पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही हो, थोड़ा शुरू से बताइए कि हुआ क्या। बुढ़िया ज़मीन पर बैठ गई और मुझे भी बैठने को कहा। मैं उनके सामने बैठकर उनकी कहानी सुनने को आतुर था। उन्होंने बताना शुरू करा। 30 साल पहले इस गांव में एक बानी नाम की औरत थी। बच्चों को कढ़ाई का काम सिखाती थी वो। बच्चों से उसे बहुत लगाव था, मगर कुदरत का खेल देखो, 5 साल हो गए शादी को और उसे एक बच्चा भी ना हुआ। गांव समाज तो छोड़ो, उसका पति उसका जेठ उसे ताना मारते थे, उसे बांझ बोलते थे, उसे दुत्कारते थे। वो बेचारी रोती भी तो किसके सामने। ऐसे में उसे सहारा मिला आसाम के एक छोटे से गांव मयोंग से आए नीडीर का, जो कि एक मजदूर था, और उसकी बेटी बीना
जो बानी के पास ही कढ़ाई का काम सीखती थी। उसकी माँ तो उसके पैदा होते ही गुजर गई थी और निडीर को भी बानी पसंद थी। दोनों चोरी छुपके मिलने लगे और एक रात को उन्होंने गांव छोड़कर भागने का निर्णय किया। मगर किसी से मोहब्बत करो तो ज़ाहिर हो ही जाती है, और फिर बानी के पति को इस बात की भनक हो गई। बीच में टोकते हुए मैंने बोला, फिर क्या हुआ? दोनों भाग गए या नहीं? इधर मैं बुढ़िया अम्मा की कहानी में खो सा गया था और इधर मनोज के पिताजी उन बाबा को बुलाने के लिए निकल चुके थे। रात के उस अंधेरे में मनोज के पिताजी ने एक ड्राइवर का जोखिम लिया था। गाड़ी का ड्राइवर जंगल से जल्दी निकलने के लिए गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहा था कि अचानक तेज़ चलती हुई गाड़ी के सामने एक जलती हुई औरत आ गई। तभी ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़कर गाड़ी रोकनी चाहिए, मगर तभी गाड़ी का हादसा हो गया। उनकी गाड़ी के पास वो ही जंगल की परछाई दिखी। इधर मैं बानी की कहानी में खोया हुआ था और वहाँ पर वो डायन मनोज के पिताजी को उठा ले गई अपने साथ। मैंने उन बुढ़िया से दोबारा पूछा, क्या हुआ? वो दोनों भागे या नहीं? नहीं, वो नहीं भाग पाए, बुढ़िया ने बोला। बानी के ससुराल वालों को उसकी भनक हो गई थी और उन्होंने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। उसे उसका पति और जेठ मिलकर खूब पीटते थे और बहुत मारते थे। एक दिन बीना को बानी की खूब याद आई और वो बानी से मिलने के लिए चोरी चुपके निकल गई कि बानी के जेठ ने निडीर के घर अपने आदमी को भिजवा कर पहले उसे पिटवाया और उसे इतना मारा कि फिर वो बेहोश हो गया और फिर बाद में उसी के साथ उसके घर को जलवा दिया। उसे लगा कि उसकी बेटी भी इस आग में झुलस गई होगी, मगर वो तो बानी से मिलने के लिए निकल चुकी थी। इधर बानी का पति भी उसे उसकी गलतियों के लिए पीट रहा था और ये सब दृश्य बीना उसके कमरे की खुली खिड़की से देख रही थी। एक बात बताऊं तुझे मयोंग गांव की? मैंने उत्सुकता से बोला। हाँ बताइए। मयोंग गांव को काले जादू की नगरी कहते हैं। वहाँ छोटे बच्चों को भी काले जादू की समझ होती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? बुढ़िया ने कहा कि होना क्या था। अब कि जैसे बानी के पति ने उस पर हाथ उठाया, बीना ने अपना आपा खो दिया और अचानक से बानी के पति का हाथ हवा में ही रुक गया और वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर गया। बीना ने कुछ तो किया था कि बानी के पति का हाथ, उसका पैर, कुल मिलाकर उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। बानी बीना की इन शक्तियों से अनजान थी। उसे इसके बारे में निडीर ने पहले बताया था, लेकिन वो अभी अपनी शक्तियों से परिपक्व नहीं थी। मगर गांव में अभी हल्ला हो गया कि बानी एक डायन है जिसने अपने ही पति को काले जादू से अपंग कर डाला। गांव में बानी के जेठ ने उसे जिंदा जलाकर मारने का प्रस्ताव रखा और गांव का कोई भी व्यक्ति मना नहीं करा। फिर वो दिन भी आया जब बानी को जिंदा जलाने के लिए लोग हाथों में मशाल लेकर आ रहे थे। बीना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाह रही थी, मगर उससे कुछ नहीं हो पाया और बानी के जेठ ने उसे पूरे गांव के सामने जिंदा जला दिया। बानी आग की जलन से चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी का भी दिल नहीं पसीजा। कुछ देर के बाद उसकी चीखें सिसकियों में बदल गई और थोड़ी देर में खामोश हो गई। दूर से खड़ी बीना ये सब देखकर स्तब्ध खड़ी रह गई और उसकी आंखों में आंसू थे, मगर एक बदले की भावना भी थी। और जानते हो रवि, वही बीना असली डायन है। मैंने बुढ़िया से पूछा कि आपको इतना कैसे मालूम और वो मेरे दोस्त के परिवार वालों से क्यों बदला ले रही है? क्योंकि बानी को जिंदा जलाने वाला उसका जेठ कोई और नहीं, तुम्हारे दोस्त मनोज के पिता हैं, और उसका पति और कोई नहीं, उसके चाचा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था और मैंने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं आपका? तो उसने बोला, क्योंकि बानी मैं ही हूँ। मेरा सर चकराने लगा कि एक औरत जो मुश्किल से मुझसे 2 फुट दूर बैठी है वो खुद को मरा हुआ बता रही है। मेरे शरीर में कपकपी छूट गई और बानी ने कहा कि बीना के रास्ते में आने की गलती मत करना, नहीं तो तुम भी पछताओगे। इतना कहते ही वो हवा की तरह मेरे शरीर से पार निकल गई। मैं पीछे मुड़ा उसे देखने के लिए, मगर तब तक वो जा चुकी थी। जो घर कुछ देर पहले आबाद था वो बस एक जला हुआ उजड़ा घर था। यह निडीर का घर था। उसके घर में बहुत तलाशी के बाद मुझे किस्मत से निडीर, उसकी पत्नी और बीना की एक तस्वीर मिली जो उसने अपने बक्से में रखी हुई थी। तस्वीर देखकर मुझे सब साफ हो गया और मैं समझ गया कि मेरा दोस्त
एक बड़े संकट में है और उसकी मदद करने के लिए मैं उनके घर की तरफ निकल गया। मैं तेज़ कदमों से मनोज के घर की तरफ निकल पड़ा क्योंकि मुझे इस बात की खबर हो गई थी कि मनोज की जान को वाकई खतरा है। बानी की कही हुई एक एक बात मुझे याद आ रही थी कि बीना अब किसी को नहीं छोड़ेगी। मनोज के घर पहुंचते ही मैंने मनोज के पास उसकी सलामती देखने पहुंचा। मैंने मनोज को जगाकर पूछा कि घर के बाकी लोग कहाँ हैं, तो उसने बताया कि पिताजी ड्राइवर के साथ उस बाबा को बुलाने गए थे और मेरी देखरेख के लिए चाचा और चाची को बोला है। हम चाचा के कमरे में गए तो वहाँ सिर्फ चाचा ही थे। हमने उनको साथ लिया और बाबा के पास जाने के लिए निकल गए, मगर रास्ते में हमें मनोज के पिताजी की गाड़ी मिली। उसमें ड्राइवर बेहोश पड़ा था, मगर मनोज के पिताजी कहीं नज़र नहीं आए। हम समझ गए कि डायन उन्हें उठाकर ले गई है। मैंने चाचा जी को बोला कि आप ड्राइवर को अपने साथ ले जाइए और उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उन बाबा को यहाँ लेते आइएगा। उस डायन को आज ही ख़त्म करा जाएगा। चाचा ड्राइवर को साथ में बैठाकर दूसरी गाड़ी में निकल गए। मैं और मनोज अंकल जी को जंगल में खोजने लगे। उसी बीच पैनों से सारी सच्चाई बता दी कि आखिर ये सब क्या है और क्यों हो रहा है। सुनकर मनोज को बहुत बुरा लगा और वो रोने लगा। जिनको वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान समझता था, वो उसके पापा, उन्होंने इतना घटिया काम किया है, मगर पिता भी तो उसके खुद के ही थे। उसने बोला कि उनको बचाने के लिए अगर मुझे खुद को भी कुर्बान करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। मुझे अपने दोस्त पर गर्व था। आधी रात हो चुकी थी और न जाने क्यों चांद धीरे धीरे लाल हो रहा था, जैसे कि किसी ने उस पर खून चढ़ा दिया हो। ये सब देखकर हम दोनों थोड़ा डर गए थे, मगर हमने अपनी खोज जारी रखी। थोड़ी देर के बाद हम जंगलों के बीचों बीच पहुंच गए और वहां हमें एक अजीब सा अशोक का पेड़ मिला। बाहर से तो उसकी बहुत मोटी खाल थी, लेकिन अंदर से वो शायद खोखला था। उसके तने के पास एक बिल बना हुआ था, मगर वो बिल बहुत ही मोटा था, जिसमें कोई आदमी भी आसानी से चला जाए। बचपन में सुना था कि पेड़ों में बिल बनाकर परियां रहती हैं, मगर जो मैंने देखा वो तो एक डायन थी। हम दोनों अपनी जान बचाकर एक झाड़ी के पीछे छुप गए और उस डायन के आने का इंतज़ार करने लगे। वो डायन बिल में से निकली और चारों ओर देखने लगी। उसे शायद हमारे होने का अंदाज़ा हो चुका था। कुछ देर तक वो रुकी रही और फिर कहीं और चली गई। उसके जाने के बाद हम भी जंगल से घर की तरफ भागे और चाचा का इंतज़ार करने लगे। लगभग आधे घंटे के बाद चाचा उन बाबा को लेते आए। बाबा बहुत ही तेजस्वी लग रहे थे। उनके माथे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की रात चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण 580 साल में एक बार आता है। उस जान के लिए आज की रात के कुछ घंटे जब तक चंद्र ग्रहण है तब तक मनोज की जान को खतरा है। लेकिन बुरी बात यह है कि चंद्र ग्रहण ख़त्म होने में अभी भी 3 घंटे बाकी हैं और उसी के बाद हम पूजा शुरू करेंगे और उस डायन को ख़त्म करेंगे। मैंने बीच में टोकते हुए बोला, बाबा हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हम जानते हैं कि डायन कौन है और जंगल में कहाँ रहती है। सभी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि वो कौन है। मैंने कहा वो डायन इसी गांव की है। चाचा ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, बताओ कौन है, अभी उसे गांव में जिंदा जला देंगे। मैंने कहा ठीक वैसे ही जैसे आपने अपनी पहली पत्नी को जलाया था। इस बात पर वो तुरंत चुप हो गए। मैंने बताया कि उसका असली नाम बीना है और दूसरा नाम लाडो, आपकी दूसरी पत्नी। सभी चौंक गए, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। चाचा ने मेरा गिरेबान पकड़ा और घर से बाहर निकाला और बोला, क्या बोल रहा है तू, क्या सबूत है इस बात का तेरे पास? मैंने बोला कि आपका अपंग होना आप जानते हैं कि किसी डायन ने किया था और कोई भी किसी डायन के काले जादू को तोड़ नहीं सकता सिवाय कोई बाबा या डायन के। आपको आपकी दूसरी पत्नी बीना उर्फ लाडो ने ठीक किया क्योंकि काला जादू उन्हीं का था। बीना निडीर की बेटी है और उनके बचपन की फ़ोटो मैंने निडीर के घर में देखी है। लाडो जी का चेहरा बीना से बहुत मेल खाता है। हम बात कर ही रहे थे कि कमरे से लाडो चाची निकली और उनके निकलते ही सब उन्हें डर से देखने लगे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम सबको पता चल गया? चाचा ने पूछा कि क्या रवि सही बोल रहा है? क्या तुम ही ने मनोज और भुवन को मारा है? और मेरा बड़ा भैया कहाँ है? मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, डायन। इतना कहते ही वो बीना को उसे मारने के लिए बढ़े कि इतने में बीना ने उसे पकड़ा और उठाकर कमरे के बाहर फेंक दिया। बाबा ने मुझे इशारा किया कि मैं मनोज को घर के अंदर बने मंदिर में ले जाऊं। इधर बाबा ने एक पोटली में से रखी राख निकाली और बीना पर फेंक दी।
बीना उसकी जलन से तिलमिला उठी और मेरे पर झपटा मारने लगी। मैंने उसकी आंखों में बदले की आंख देखी, तड़प देखी। उसकी आंखें मानो मेरे से मदद मांग रही थी, मगर मैं अपने दोस्त को कैसे उसे सौंप दूं। तभी बाबा ने दोबारा उस धूनी को बीना पर फेंका और वो जंगल की तरफ भाग गई। बाबा ने कहा कि आज की रात वो अपनी आखिरी बलि देकर अपने माँ बाप को दोबारा जिंदा करेगी। अब चंद्रग्रहण खत्म होने में केवल आधा घंटा बचा है। तभी बाबा ने अपने चारों ओर आटे का घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर मनोज और मेरे को रहने को बोला। उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में इस घेरे से बाहर मत निकलना। इतना कहकर बाबा ध्यान में लीन हो गए और मंत्र पढ़ने लगे। इधर चंद्रग्रहण खत्म होने वाला था और बीना हर वो काम कर रही थी जिससे मनोज घेरे से बाहर आ जाए, पर हम दोनों बाबा के कथनानुसार उसी घेरे में बैठे हुए थे। तभी हमें मनोज के पिताजी की आवाज़ सुनाई दी। वो मनोज को मदद के लिए आवाज़ लगा रहे थे। मनोज एकदम से उठा और उस आवाज़ के पीछे भागा। वो घेरे के बाहर भागा और मैं भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। तभी बीना ने एक नुकीला भाला मनोज की मृत्यु के लिए उस पर चलाया, मगर चाचा ने बीच में कूदकर मनोज की जान बचा ली और कहा कि उन्हें और अपने पिताजी को माफ़ करना, ये मुसीबत उन्हीं की वजह से आई है। मनोज उन्हें एकटक देखता रहा और तभी मैं तुरंत मनोज का हाथ पकड़कर उसे घेरे के अंदर लेते आया। अब चंद्रग्रहण खत्म होने ही वाला था और उधर बीना की आस। बाबा ने अब अपनी आंखें खोली और एक मंत्र पढ़कर उन्होंने अग्निकुंड में वही विभूति फेंक दी और हम सभी जंगल के बीचों बीच उसी अशोक के पेड़ के पास आ गए। बाबा ने बोला कि इस पेड़ की गहराई में ही इस मसले का हल है। चंद्रग्रहण अब खत्म हुआ और बीना एकदम से पागल सी हो गई। उसने अपनी शक्तियों से आंधी का झोंका उठा दिया और हम सभी एक दूसरे से अलग हो गए, मगर हम सभी को एक दूसरे की आवाज़ आ रही थी और साथ ही उस डायन की भी, जो कि हंस रही थी। उसने कहा कि अब वो हम सबको ख़त्म करेगी और इतना कहकर उसने बाबा को पकड़ लिया। मैं समझ गया था कि मेरी मृत्यु अब नज़दीक है, मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि एक आखिरी कोशिश करनी है तो कर लूँगा। इधर वो बाबा का गला दबा रही थी और मैंने हवन कुंड में से एक आग की लकड़ी उठाई और उस पेड़ को खोजने लगा उन आंधियों में, और किस्मत शायद मेरे साथ थी कि मुझे वो पेड़ मिल गया। मैं उस पेड़ के बिल में घुसकर नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि निडेर और बानी की आधी जली और सड़ी हुई लाश नीचे पड़ी हुई थी, और फिर मैंने वो किया जिससे ये सब शुरू हुआ था। मैं ऊपर गया और मैंने देखा कि बाबा ने अपने मंत्र से उसे काबू में कर लिया है। मैंने बाबा को बताया कि इस पेड़ के नीचे इसके माँ और बाप की लाश है, इस पेड़ को जलाकर इस कहानी को ख़त्म करते हैं। बाबा ने इसकी इजाज़त दे दी। बीना चीखती रही और चिल्लाती रही, मगर मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और माँ काली का नाम लेते हुए वो जलती हुई लकड़ी उस पेड़ पर फेंक दी। वो बाबा की कैद से खुद को आज़ाद करी और जलते हुए पेड़ में समा गई, और इस तरीके से मेरा दोस्त उस डायन के बदले से बच गया। इस घटना को लगभग बीते हुए 10 साल हो चुके हैं और मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त मनोज का फ़ोन आया और उसने कहा कि यार रवि, जानते हो ना, आज ही के दिन मैंने अपने पिताजी को खोया था 10 साल पहले, मगर आज वो वापस आए हैं। उनको इतना कुछ तो याद नहीं, बस गांव का नाम ही याद था। तो एक महिला उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। पिताजी की देखभाल अब वही करेगी, और जानते हो उनका नाम क्या है? बीना। रात का समय था, करीब 2 बज रहे होंगे। तभी मुझे एक चीख सुनाई दी। मैंने अपने सर से कंबल हटाया तो देखा कि फरीन घबराई हुई थी। वो उठ के बैठी हुई थी और उसकी सांसें चल रही थी काफी तेज। मैं हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठी, लेकिन मेरे उठते ही मेरा फोन, जो कि तकिए के पास रखा हुआ था, मेरे हाथ लगने से बिस्तर से नीचे गिर गया। उस वक्त मैंने फोन को देखना जरूरी ना समझा। मैं उठकर फरीन के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ, चीखी क्यों तुम? उसने मुझे खिड़की की तरफ इशारा करा और मैंने खिड़की की तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था, बस हवा के झोंकों से खिड़की हिल रही थी। वहां तो कोई नहीं है फरीन, तुमने क्या देखा था? मैंने आश्चर्य होकर उससे पूछा। वो इतना कहकर वो दोबारा बिस्तर पर गिर गई और सो गई। फरीन बता, क्या देखा तूने? मैंने उसे जगाते हुए पूछा।
लेकिन वो गहरी नींद में जा चुकी थी। फिर से मैंने उसे जगाना सही ना समझा। सुबह पूछ लूंगी क्या हुआ था। मैंने उसे कंबल उड़ाया और उठकर खिड़की बंद करने के लिए आई। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि खिड़की बंद करना मुश्किल हो गया। तभी मेरी नजर बगीचे में बैठी काली बिल्ली पर गई, जो कि पेड़ की टहनी पर बैठी मुझे घूर रही थी। मैंने जोर लगाकर खिड़की बंद कर दी और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मैंने अपना फोन देखा, जिसकी स्क्रीन खराब हो चुकी थी और डिस्प्ले भी चली गई थी। सुबह मैंने देखा वैसे ही समीन सोई हुई थी जैसे मैंने उसे ढका था। फरीन उठ जा, सुबह हो गई है, कॉलेज भी जाना है ना। आदिल और सलमान भी आज तो जल्दी उठ गए हैं। फरीन देख, कुछ देर में खुशी फूफू भी आने वाली है। वैसे भी जब तक फूफू की डांट ना पड़े तो उठती कहाँ है। फरीन, मैंने उसे झुमोड़ते हुए कहा, लेकिन वो टस से मस ना हुई। मैंने उसके सर से कंबल हटाया और उसके गाल पर एक प्यारा सा थप्पड़ रख दिया, लेकिन वो फिर भी कुछ ना बोली। तभी मैंने उसकी कलाई को पकड़ा और देखा कि उसकी नब्ज चल ही नहीं रही थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। चीख सुनते ही फूफी, जो कि रसोई में बच्चों के लिए टिफिन तैयार कर रही थी, दौड़ती हुई आई। फूफा भी आ गए थे और दोनों बच्चे आदिल और सलमान, जो फरीन के छोटे भाई थे, वो भी आ गए। क्या हुआ शायरा, तुम चीखी क्यों? फूफी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। वो फूफी उठ नहीं रही है। फरीन, पता नहीं इसे क्या हुआ है। मैंने घबराते हुए फूफी से कहा। फरीन बेटा, तबीयत खराब है क्या? फूफा उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछते हैं। आप जल्दी डॉक्टर को फोन करिए, फूफी घबराते हुए फूफा से कहती हैं। फूफा डॉक्टर को फोन कर देते हैं, डॉक्टर आने वाले हैं। फूफा थोड़ी देर में फोन रखते हुए कहते हैं, फिर मैं सबको रात वाली बात बता देती हूँ, जो भी हुआ था। ये सुनकर फूफी मुझ पर भड़क जाती है। शायरा, तुम पागल हो, तुमने रात में ही क्यों नहीं बुलाया हमें? वो फूफी, फरीन सो गई थी तो मैंने सोचा आप लोग खामखा परेशान हो जाएंगे। मैंने हल्की आवाज में अपनी सफाई देते हुए कहा। सब लोग फरीन को लेकर परेशान थे। तभी मेरी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जहां एक 15-16 साल का लड़का दरवाजे के पीछे मुंह छुपाए खड़ा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे घर का नौकर था, जिसे फूफी 1 साल पहले घर लेकर आई थी। बेचारा अनाथ था और गरीब भी। फूफी को उस पर रहम आ गया और इसीलिए अपने साथ उसे घर ले आई। उसका नाम भी नहीं पता था उसे। फूफी ने उसका नाम रहीम रख दिया। जब रहीम ने देखा कि मैं उसे देख रही हूं तो वो दरवाजे के पीछे छुप गया। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि फूफी, वो रहीम। मेरी बात अभी पूरी हो भी नहीं पाई थी कि डॉक्टर आ गए। उन्होंने सबसे पहले फरीन की नब्ज पकड़ी और इधर फूफी लगातार रोई जा रही थी। क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरी बेटी को? पर डॉक्टर के चेहरे को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो आगे क्या बोलने वाले हैं। उन्होंने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, शी इज नो मोर। इतना सुनते ही फूफी का तो बुरा हाल हो गया और फूफा भी एक कोने में सर छुपाकर रोने लगे। दोनों बच्चों का भी यही हाल था। मोहल्ले वाले आ गए थे और सब यही पूछ रहे थे कि फरीन को अचानक ही क्या हो गया। फरीन को हार्ट अटैक आया था, शायद किसी बात को लेकर टेंशन में थी वो। मैंने सबको यही बताया क्योंकि अगर मैं सबको रात वाली बात बताती तो सबको वहम हो जाता या फिर वो डर जाते। इसीलिए मैंने इस बात को छुपाए रखना ही सही समझा। जिस बात से मैं खुद अनजान थी वो किसी और को कैसे बताती। मैं सब सोच ही रही थी कि तभी मेरी नजर मोहल्ले की एक चाची पर पड़ी, जो काफी देर से मुझे ही घूर रही थी, जैसे उन्होंने मेरे झूठ को पकड़ लिया हो। सब जा रहे थे लेकिन वो बार बार मेरी तरफ मुड़ मुड़ के देख रही थी, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो या फिर कुछ छुपा रही हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। इस बात को 1 महीना हो चुका था। तभी एक दिन अचानक मेरी कजन का फोन आया मेरे पास। हेलो शायरा, उधर से आवाज आती है। हेलो कौन? अरे मैं जोया। जोया तुम कैसी हो? मैं उससे पूछती हूँ। मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? हाँ मैं भी। वो मुझे बताती है कि कल वो लाहौर आ रही है अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए। 15 दिन बाद उसकी शादी है
लेकिन मैं उसे यहाँ आने के लिए मना करना चाहती थी। तभी मेरे हाथ से फूफी फोन ले लेती है और उसे कल आने के लिए बोल देती है। आप लोग मेरे मना करने की वजह जानते ही होंगे। अभी अभी फरीन हम सबको छोड़ कर गई थी। शायरा तुम मुझसे मना क्यों कर रही थी? फूफी फोन रखते हुए मुझसे पूछती है। वो फूफी अभी घर में, इसका दुख भी है। शायरा वो मेरी बात को बीच में काटते हुए कहती है, सोया कल आ रही है और कल तुम उसके साथ जाके शॉपिंग करा देना। फूफी मुझे चेतावनी सी देते हुए कहती है, ठीक है। मैं हाँ में सर हिला देती हूँ। और हाँ शायरा, आज तुम बच्चों को स्कूल से ले आना। आज मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझे आराम करना है। ठीक है फूफी, मैं आदिल और सलमान को ले आऊंगी। इतना कहकर वो चली जाती हैं। मैं बच्चों को लेने के लिए घर से निकलती हूँ कि मेरी नज़र बगीचे में जाती है जहाँ रहीम कुछ खोद रहा होता है। मैं उसे ये करता देखकर रुक जाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रहीम? मैं उसकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए बोलती हूँ। वो हड़बड़ा जाता है और मेरी आवाज़ सुनकर कुछ नहीं बोलता। वो बाजी, वो घबराते हुए कहता है। मैं फिर बोलती हूँ, तुम यहाँ कैसे? मैं उससे शक की निगाह से पूछती हूँ, और ये तुम्हारे हाथ में फावड़ा क्या कर रहा है? वो मैं गड्ढा खोद रहा था। वो फावड़े की तरफ देखते हुए कहता है। किसके लिए? मैं दोबारा पूछती हूँ। एक पौधा लगा रहा था बाजी, और घर में बिल्ली आ गई थी। उसे निकालते हुए यहाँ आया तो सोचा पौधा लगा देता हूँ। बिल्ली? मैं रहीम से पूछती हूँ। हाँ बाजी, वही काली बिल्ली जो पिछले 7 दिन से हमारे बगीचे में रह रही है। पता नहीं कहाँ से आ गई है। ठीक है, तुम अंदर जाओ और फूफी को 1 कप चाय बना कर दे दो, उनके सिर में दर्द हो रहा है। मैं रहीम से कहती हूँ। ठीक है, अभी अंदर जाता हूँ। रहीम मेरी तरफ देखते हुए कहता है और फिर तुरंत अंदर चला जाता है। मैं भी वहां से निकल जाती हूँ। मैं सड़क क्रॉस कर रही थी कि तभी मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरे पीछे मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, एक लंबा चौड़ा लड़का हेलमेट लगाए हुए अपनी बाइक पर बैठा होता है और मुझे देखकर वो हेलमेट निकाल लेता है। तुम यहाँ कैसे? मैं उससे पूछती हूँ। क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता क्या? वो मेरी बात का उल्टा जवाब देता है। ये और कोई नहीं बल्कि मेरा दोस्त इमरान था, जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। देखो इमरान, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुम तो इस्लामाबाद गए थे ना? हाँ, कल ही वापस आया हूँ, इमरान कहता है। वैसे एक बात बताओ शायरा, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? पिछले 8 दिन से कोशिश कर रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। वो मेरा फोन खराब हो गया था। कैसे? कुछ नहीं, बस मेरे हाथ से गिर गया था। अच्छा, वैसे फरीन कैसी है? एक फरीन ही थी जो मेरे और इमरान के बारे में जानती थी। फरीन का नाम सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ शायरा, रो क्यों रही हो? फरीन हम सबको छोड़कर चली गई। मैं रोते हुए उसे सब बताती हूँ। लेकिन शायरा, उसे हार्ट अटैक आया कैसे? क्या कोई परेशानी थी उसे? इमरान मुझसे सवाल पूछे जा रहा था क्योंकि उसे भी मैंने झूठ बताया था कि उसे हार्ट अटैक आया था। अच्छा इमरान, अब मैं चलती हूँ, मुझे बच्चे को स्कूल से लेने जाना है, देर हो रही है। कितना कहकर मैं वहां से निकल जाती हूँ। मैं स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर बच्चों का इंतजार कर रही होती हूँ कि ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं। सारे बच्चे तो आ गए हैं। इतने में आदिल पीछे से मेरा हाथ पकड़ता है। बाजी, तुम दोनों इधर से कहाँ आ रहे हो? मैं दोनों से पूछती हूँ। हम गार्डन में थे बाजी, सलमान कहता है। गार्डन में क्या कर रहे थे? वो एक बिल्ली थी ना वहां पर, हम दोनों उसी के पीछे भागे थे। बिल्ली के पीछे ही हुए थे तुम लोग? मैं दोनों को डांटते हुए कहती हूँ। वो बिल्ली बिल्कुल हमारे गार्डन में जो बिल्ली रहती है ना, उसी की तरह थी। उन दोनों की बात सुनकर मैं घबरा जाती हूँ और उनको समझाते हुए बोलती हूँ, देखो आइंदा चाहे कुछ भी हो जाए, किसी कुत्ते बिल्ले के पीछे नहीं जाओगे तुम लोग। ओके बाजी, ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। अगले कुछ दिनों तक घर में जगह जगह पर वो बिल्ली दिखती रहती है जिसका जिक्र रहीम और आदिल ने करा था। अब ये घटना इतनी बढ़ चुकी थी कि सब लोगों को ये आम लगने लगी थी। पर वक्त जल्दी ही बदलता है और ये घटनाएं डरावनी होनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो
फूफी के साथ ही कुछ डरावनी घटनाएं होती हैं और उसके बाद आदिल, सलमान और मेरे साथ भी। रात में एक बहुत ही लंबे कद का साया मुझे घर में घूमता हुआ दिखाई देता है। जब सभी लोगों को मसला कुछ समझ में आने लगता है तो सभी लोग एक मौलाना के पास जाने का फैसला करते हैं। मौलाना जी के पास जब हम जाते हैं उस टाइम पर रहीम बिल्कुल चुप चुप सा रहता है। तब मौलाना जी हमसे कहते हैं कि आपके घर में एक जिन्नात है। ये सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये जिन्नात काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी और ताकतवर है। हम उनसे कहते हैं कि इससे बस हमें किसी तरीके से छुटकारा दिलवा दीजिए। तो वो बोलते हैं इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें ये पता चले कि उसका ज़रिया क्या है, वो किसी इंसान के रूप में ही वहाँ पर है। ये सुनते के साथ ही पता नहीं क्यों मेरा शक सबसे पहले रहीम की तरफ जाता है। 2-3 दिन के बाद फूफा से बातों ही बातों में मैं रहीम के अजीबोगरीब बर्ताव के बारे में बताती हूँ। क्योंकि घर में हालत कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी तो फूफा भी इस बात को सीरियसली लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। पर हैरानी की बात थी कि जिस रात वो उससे पूछताछ करते हैं उसकी अगली सुबह ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहीं भी किसी को भी नहीं मिलता। अब सब लोगों को धीरे धीरे करके इस बात पे यकीन हो रहा था कि शायद इस सब के पीछे रहीम ही था या फिर वो जिन्नात उसी के जरिए हमारे घर में आया था। पर 2 हफ्तों के बाद ये घटना होनी तो बंद हो जाती है, पर फिर जो हमें पता लगता है वो जानकर हमारे होश उड़ जाते हैं। दरअसल फूफी अपने गांव से रहीम को वहां पर लेकर आई थी। वो अनाथ हो चुका था, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। पर जब उस टाइम पर फूफी वापस से गांव जाती हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय बात पता लगती है और वो ये कि गांव में लोग बताते हैं कि 2 महीने पहले रहीम शहर से भागकर वापस आ गया था। उसने बोला था कि उसका वहाँ पर मन नहीं लगा और वो वहाँ पर नहीं रहना चाहता। वापस आकर 3-4 दिन तक तो वो अपने पुराने वाले घर में ही रहा और अकेला ही बैठा रहता। कुछ न कुछ खाने के लिए उसे कोई न कोई दे जाता। पर फिर उसके बाद जब एकदम से वो कहीं गायब हो गया तो सब लोग उसे खोजने लगे और फिर एक रात गांव के पुराने कब्रिस्तान के बाहर रहीम की लाश मिली। ये बात सुनते के साथ ही हम लोगों की हालत खराब हो गई थी। बाद में और पता चला कि गांव वालों ने ही उसकी लाश को दफनाया था। और ये सब सुनने के बाद हमारे मन में सिर्फ इतना ही ख्याल आया कि रहीम अगर मर चुका था तो हमारे घर में जो उस 1 महीने के दौरान रहा था वो और कोई नहीं, वो वही जिन्नात था। और शायद सबसे पहले इस जिन्नात के संपर्क में और कोई नहीं बल्कि फरीन आई थी और इसी के कारण कुछ समय में ही उसकी मौत हो गई। और शायद अगर कुछ और समय तक हम उसके बारे में पता नहीं कर पाते तो और किसी के साथ भी कुछ भयानक हो सकता था। मेरा नाम सागर है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। यह घटना आज से कुछ साल पहले की है। दरअसल जिस घर में हम रहते हैं हम जॉइंट फैमिली में हैं और वो घर हमारे दादाजी द्वारा बनाया गया था, इसीलिए उसकी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। उस टाइम पर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग पूरे घर का एक बार रेनोवेशन करवाएंगे। लंबे समय तक हम लोग रेनोवेशन वाले काम को टालते रहे थे, बट जब बिल्डिंग थोड़ी कमज़ोर सी होने लगी उस टाइम पर हमें सच में फील हुआ कि अब हमें एक काम करवा ही लेना चाहिए। और इसी कारण अब चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम हमारे घर में स्टार्ट हो चुका था, इसलिए हम अपनी गाड़ियों को दूसरी जगहों पर खड़ा करना पड़ता था। अब हमारे घर के पास में ही एक हॉस्पिटल था, हमारे घर से मुश्किल से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। इसीलिए हमने वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनसे थोड़ी बातचीत करी और उन्होंने हमें अपने हॉस्पिटल की एक जगह पर पार्किंग करने की परमिशन दे दी। हमें हॉस्पिटल की नॉर्मल पार्किंग से अलग एक दूसरा एरिया दिया गया ताकि हमारी गाड़ियों की पहचान करी जा सके और कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लग सके। अब वो जो जगह थी जो कि हॉस्पिटल वालों ने हमें बताई थी वो हॉस्पिटल में तो थी, बट
होने के बावजूद वहां से कुछ अलग लगती थी। मतलब वहां के जो हॉस्पिटल के कर्मचारी थे वो भी उस जगह पर ज्यादा नहीं जाते थे और मेनली तो वो जगह एकदम सुनसान रहती थी। मेरा वहां पर जाना सिर्फ सुबह और शाम को था, जब मैं गाड़ी को लेने और वापस खड़ी करने के लिए जाता था। वो एरिया हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे की साइड पर था। उस जगह से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक लोहे टाइप की जाली लग रही थी और उसके पीछे एक बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग मुश्किल से 2 कमरों की होगी और उसे मेन फ्रेम हॉस्पिटल से अलग रखा गया था। वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बंद थी, हर तरफ उसमें ताले लग रहे थे और वो जो लोहे वाला गेट सा था उसमें भी ताले लगे हुए थे। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि वो किस चीज के लिए थी, बट तब भी देखने के बाद मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ दिन तक जब मैं वहां पर जाता रहा तब मुझे पता चला कि वो जगह ऐसी थी कि वहां पर बहुत पहले डेड बॉडीज को उनके रिलेटिव्स को सौंपने से पहले रखा जाता था, यानी एक तरीके से मॉर्ग। मगर हाँ, अब वो जगह यूज में नहीं थी। तो ऐसे कुछ दिन बीते और शनिवार का एक दिन था। ऑफिस से आते आते उस दिन मुझे थोड़ा लेट हो गया था और मैं अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए वहां पार्किंग में आया और मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी ही थी कि एकदम से ही मुझे छोटे छोटे बच्चों की खेलने की और हंसने टाइप की आवाज आने लगी। अब रात के उस वक्त 11:30 बज रहे थे और मैं एक ऐसी जगह पर था जहां पर बच्चों का दूर दूर तक नामो निशान भी होना एक अजीब सी बात थी। इसीलिए मैं एक पल को रुका और एक गहरी सांस लेकर वापस से ध्यान से सुनने लगा, बट वो आवाजें अब भी आ रही थी। और तब मेरी नजर गई कि वो आवाजें वो जो 2 रूम्स वाली बिल्डिंग थी उसकी एक खिड़की की तरफ से आ रही थी। अब ये चीज देखते के साथ ही मुझे काफी ज्यादा शॉक सा लगा। वो विंडो बंद थी बट लग रहा था कि आवाज उसके अंदर से ही आ रही है। उससे भी अजीब बात ये थी, अगर मैं मान भी लेता कि वो हॉस्पिटल में कोई होगा तो हॉस्पिटल में विजिट करने का टाइम लगभग 9 बजे ही बंद हो जाता था, तो इसीलिए उस वक्त तो वहां पर किसी को होना ही नहीं चाहिए था, और खास तौर पर बच्चों को। मैं उस जाली तक के पास गया जहां से पीछे वो खिड़की थी और वहां पहुंचने के बाद मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और उसको विंडो की तरफ करके ये देखने की कोशिश करने लगा कि शायद मुझे कुछ दिख जाए, बट मुझे अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। अब मैं जैसे ही मुड़ा एकदम से ही ये हंसने खेलने की आवाज और तेज आने लगी और इस बार जब मैं पीछे मुड़ा तो ये आवाज पहले वाली खिड़की के साइड वाली खिड़की में से आ रही थी। अब ये चीज देखकर मुझे सच में डर लगने लगा था। अब मेरे मन में आ चुका था कि मुझे यहां से जल्द निकलना होगा। अब मैंने एक कदम ही आगे की तरफ बढ़ाया होगा अपनी गाड़ी की तरफ उसे लॉक करने के लिए कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी पैंट को किसी ने नीचे से खींचा हो। अब ये फीलिंग एकदम से काफी ज्यादा अजीब थी और मैं फौरन पीछे पलटा। मैं घबराया हुआ था। जब मैं पीछे घूमा तो मेरे पीछे कुछ भी नहीं था और अब मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये काम किसी इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं है, और हो ना हो ये जरूर किसी भूत प्रेत जैसी चीज का काम है। अब जाने से ठीक पहले एकदम से मेरे मन में आया एक बार फिर से पीछे पलट के देखने के लिए, और मैं आज तक सोचता हूँ कि मैंने उस दिन पीछे क्यों पलटा। जब मैं पलटा 2 बच्चे ठीक उस मुर्दा घर के दरवाजे के पास खड़े थे और वो बेहद अजीब और डरावनी तरीके से मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद वो बच्चे मेरी आंखों के सामने से ही उस बंद दरवाजे के अंदर चले गए। एक पल को तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने अभी अभी क्या देख लिया। मैं अपनी पलक भी नहीं झपका पा रहा था। मैं मानो उस जगह पर ही खड़ा खड़ा एक तरीके से हिप्नोटाइज हो गया था। तब उन दोनों में से एक बच्चा जो कि अंदर गया था वो बाहर की तरफ आया और मेरे सामने बिल्कुल खड़ा हो गया, और उसके बाद वो जोर से चीखा। उसकी चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा मानो मेरे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। डर ने पूरी तरीके से मुझे जकड़ लिया था, पर किसी तरह था मैंने अपने पैरों पर कंट्रोल बनाया और फौरन वहां से भागने लगा। अब की बार मैं एक बार भी पीछे भी नहीं पलटा।
ना ही अपनी गाड़ी को देखा। अगली सुबह मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस वहां पर अकेला जाऊं, इसीलिए अगले दिन मैं अपने भाई को लेकर वहां पर गया था। रास्ते में जाते वक्त मैंने अपने भाई को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और उसी दिन से हमने अपनी गाड़ी को वहां पर पार्क करना बंद कर दिया। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि वहां पर पार्किंग करने से थोड़ा खर्चा बच जाएगा, बट इस खर्चे बचाने के चक्कर में जिस चीज का अनुभव मैंने कर लिया वो शायद मैं कभी ना भूल पाऊं। मुझे समझ आ गया था कि उस जगह पर शायद उन दोनों के अलावा भी और कई सारी आत्माएं होंगी, शायद उन लोगों की जिनकी लाशें वहां पर लाई गई होंगी कभी। बात रही उन बच्चों की, तो मुझे नहीं पता वो कौन थे, और सच कहूं तो मैं जानना भी नहीं चाहता। इसका कारण ये है कि काफी टाइम पहले एक आत्मा का साया हमारे परिवार पे ऑलरेडी पड़ चुका था, और उस चीज से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या क्या करा वो मैं ही जानता हूँ। इसीलिए मैं दोबारा इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था, और ना ही अपनी जिंदगी में किसी बिन बुलाए मेहमान को पिलवाना चाहता था।